ऑफ एफ अप्रोचेस टू डब्ल्यू ऑफ एफ विद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एक आपको ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है, मतलब टी सच दैट v2 f बोल देता है। थ्योरम है, प्रूव करिए इफ प्रूव दैट इफ v1 v2 so on vn belongs to v are linear dependent। अगर ये linear dependent है देन जो उनकी इमेजेस होंगी t of v1 t of v2 and so t of vn are also linear dependent। ये दो क्वेश्चन है, आपने म्यूट कर लिया करो ना, फिर आधी तो डिस्टर्बेंस यही से होगी। अरुण साहिल म्यूट करो अपने आप को, तो बार बार डिस्टर्बेंस होगी ना फिर। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सी थ्योरम है, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। क्या है आपका लेट v of f and w of f be linear transformation। आपको ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है, प्रूव दैट आपको प्रूव करना है कि इफ अगर v1 v2 vn जो है वो लीनियर डिपेंडेंट है, अगर ये लीनियर डिपेंडेंट है देन उनकी इमेजेस भी लीनियर डिपेंडेंट होंगी। ये दो क्वेश्चन है, पास पड़ता है क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दोनों का अलग अलग मीनिंग है। अगर आपको वेक्टर लीनियर डिपेंडेंट दिए हैं तो उनकी इमेजेस लीनियर डिपेंडेंट होंगी। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, उसमें इमेजेस लीनियर इंडिपेंडेंट दी होंगी, इमेजेस लीनियर इंडिपेंडेंट दी होंगी, आपको वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूव करने हैं। अब देखिए पहले गिवन क्या क्या है, सच पहले आपको दिया है t such that v2w is लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये दिया है, मैंने वहां शॉर्टकट लिखा है पर ऐसे दिया है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एंड दूसरा आपको दिया है कि जो v1 v2 सो ऑन जो भी वेक्टर v से उठाए हैं वो सारे लीनियर डिपेंडेंट हैं, ये भी दिया है आपको। ट्रांसफॉर्मेशन दी है, वेक्टर्स लीनियर डिपेंडेंट दी है। टू प्रूव क्या करना है हमें कि जो इनकी इमेजेस आएंगे, जो w के एलिमेंट आएंगे, ये इमेजेस जो होते हैं w के होते हैं ना, t of v1 t of v2 and so on t of vn वो भी लीनियर डिपेंडेंट हो, ये प्रूव करना है। यहाँ तक मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, क्वेश्चन में क्या दिया है क्या फाइंड आउट करना है मैंने आपको क्लियर करवा दिया। ठीक, अब देखो लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट तो आपको आना चाहिए। लेट आप क्या करते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा n बिलोंग्स टू f सच दैट, इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि जो ऑल अल्फा है वो जीरो ना हो, क्योंकि लीनियर डिपेंडेंट दिया है, लीनियर डिपेंडेंट में सारे जो कांस्टेंट होते हैं वो जीरो नहीं होते हैं, ये जो कांस्टेंट मैं चूज कर रहा हूँ। तो देयरफॉर मेरे पास बन गया अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 सो अल्फा n vn, इनका आंसर तो जीरो आएगा, पर ये वेक्टर इनमें से कोई पक्का एक ऐसा वेक्टर है जो जीरो नहीं है। बात समझा रही ना, लीनियर डिपेंडेंट इतना सा ध्यान रखना है कि कोई एक वेक्टर होगा जो जीरो नहीं होगा इनमें से, अल्फा 1 अल्फा 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसके ऊपर टी ऑपरेटर लगा रहा हूँ। टी ऑपरेटर क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी दी है उसने, तो हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज यहाँ करेंगे। नहीं दी होती तो नहीं करनी थी, यहाँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है तो वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो कल हमने पढ़ा है कि आप इनको अलग अलग लिख सकते हो, u v1 दो एलिमेंट थे ना u और v, यहाँ पे n एलिमेंट है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ t of 0 इक्वल टू 0 होता है। एंड बाय अगेन द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कल बताई थी मैंने, ये पहली प्रॉपर्टी आ गई ना u प्लस v वाली, ये दूसरी प्रॉपर्टी में क्या होगा, अल्फा 1 बाहर आ जाएगा, यहाँ से अल्फा 2 बाहर आ जाएगा एंड सो ऑन, अल्फा n बाहर आ जाएगा। अब भाई हमने तो ऊपर बोला है कि जो अल्फा 1 अल्फा 2 है वो सारे जीरो नहीं है, देखो यहाँ लिखा मैंने ऊपर अल्फा i नॉट इक्वल टू 0, तो ये सेम अल्फा तो यहाँ पर है, अल्फा 1 अल्फा 2 सेम अल्फा यहाँ पर है, तो ये भी जीरो नहीं होंगे। वेयर क्या हुआ कि ऑल अल्फा i नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर जो आपके पास t ऑफ v1 आया, t ऑफ v2 आया और t ऑफ vn आया, ये लीनियर डिपेंडेंट है। ये दो थ्योरम है भाई, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इनमें से एक थ्योरम आ सकती है पेपर में, एक करवा दूंगा एक आपने बोले कोई डाउट है, बोले शाबाश, थ्योरम को पढ़ेंगे समझेंगे अपने आप क्लियर होगा कि क्या है क्या नहीं है। आपको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी है, आपको वेक्टर्स लीनियर डिपेंडेंट दिए हैं और आपको उनकी इमेजेस को लीनियर डिपेंडेंट प्रूव करना है।
बता रहा हूँ, देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी है आपको, ये चीज लीनियर डिपेंडेंट दी हुई है और आपको टी ऑफ v1 मतलब उनके w के एलिमेंट को लीनियर डिपेंडेंट प्रूव करना है। ये सारा लिख रहा हूं मैं। गिवन है t such that v2w is linear transformation, ऑल्सो ये भी गिवन है, ये लीनियर डिपेंडेंट है। टू प्रूव करने को बचा कि t ऑफ v1 t ऑफ v2 t ऑफ vn वो भी लीनियर डिपेंडेंट हो। तो मैंने क्या किया, जब भी हम लीनियर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट की बात करते हैं हम उनके साथ कांस्टेंट एसोसिएट करते हैं, जैसे अल्फा 1 अल्फा 2 जितने वेरिएबल हैं, देखो b1 b2 bn तक है, तो n तक मेरे पास कांस्टेंट आ गए। पर लीनियर डिपेंडेंट की खासियत ये है कि उनमें से कोई एक कांस्टेंट जो है वो जीरो नहीं होगा, सच दैट ऑल अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो। यस, ऑल की जगह सम लिख दो इस तरीके से कि कोई एक अल्फा i, चलो सम ठीक है, जरूरी नहीं, कोई एक अल्फा i जो है वो जीरो नहीं होगा। फिर आपने अल्फा 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, इसके ऊपर टी ऑपरेटर लगा दिया। टी ऑपरेटर क्यों लगाया, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन दी थी। टी ऑपरेटर लगाने के बाद, ये कल हमने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा है, आप लोगों ने भी रात को पढ़ा होगा, इनको आप अलग अलग लिख सकते हो, अलग अलग देखो, एक टर्म इसके साथ एक टर्म इसके साथ, बताया था कल आपको। फिर आप दूसरी प्रॉपर्टी बोलती है कि आप कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, कांस्टेंट बाहर निकाल दिए। तो ये भी देखो यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन हमने लिखा है कि कोई ना कोई ऐसा अल्फा है जो जीरो नहीं है, फिर कोई ना कोई जीरो नहीं होगा, तो ये लीनियर। जो दूसरी थ्योरम है वो इंडिपेंडेंट की है, दोनों इकट्ठी थ्योरम है बुक में, आपने इसको ध्यान से देख लेना है, पढ़ लेना है। अब ऐसे नहीं क्योंकि मैं एक एक चीज कराऊं, मैं तो सिर्फ आपके थोड़ी सी भलाई के लिए कि चलो क्विक रिवीजन दिलवा दूं आपको कि क्या क्या होता है, ठीक है, इसलिए मैं मेन जो पॉइंट है वो। अब आता है कि हाउ टू फॉर्म लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, हाउ टू फॉर्म लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कल हमने चेक किया था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाते कैसे हैं, हाउ टू फॉर्म लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे एक क्वेश्चन उठाते हैं, कोई भी क्वेश्चन है, चलो इंपॉर्टेंट सा एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, बोलता है फाइंड, क्वेश्चन कैसे आता है, फाइंड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएं t such that r cube to r square, एक ही क्वेश्चन काफी है इसमें, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएं t such that r cube to r square as, अब देखो यहाँ कल मैंने बताया था r cube इनपुट, इसका मतलब इनपुट में आपके तीन एलिमेंट होंगे, 1 1 1, ये दिया उसने, वो दिया है 2 और 1 के बराबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ इनपुट में तीन एलिमेंट आ रहे हैं ना, 1 1 1, और आउटपुट में 2 है r square। दूसरा t ऑफ 1 1 0, वो भी 2 1 के बराबर दिया गया है, एंड t ऑफ 1 0 0 ये भी 2 1 के बराबर दिया गया है। यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ। अब कोई भी चीज आप स्टार्ट करते हैं पहले उसको बेसिक को समझे कि पूछा क्या है, करना क्या है आपने, फिर आप कैलकुलेशन करें। बोलता है फाइंड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएं, इस तरीके से होने चाहिए कि इनपुट तीन एलिमेंट हो, आउटपुट में 2 ही आए, और ये कंडीशन दी है, कांस्टेंट वैल्यूज दी हैं आपको। तो सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है आपके पास t सच दैट r क्यूब टू r स्क्वायर एज, आप ये गिवन और ये भी अगर ढंग से लिख देते हैं ना, तब भी एग्जामिनर को लगता है कि बच्चे को आता है, कम से कम इसको ये तो पता है कि गिवन क्या है, ये चीजें पता लग जाए तो काफी होता है। अब देखिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक बेसिस उठाना होता है, जब भी हम बात करते हैं लेट, एक बी उठाना है बेसिस, वो ध्यान से समझे क्या होता है, ये जो इनपुट वाले एलिमेंट होते हैं, वी के एलिमेंट के सेट का हम बेसिस बनाते हैं, जैसे 1 1 1, और कौन है 1 1 0, और कौन है 1 0 0। बोले जी यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ये बी कैसे चूज किया है, इनपुट वाले एलिमेंट्स का, ये दो दो भी हो सकते हैं, तीन तीन भी हो सकते हैं, ये आपको चेक करना है, क्लियर है। अब टू प्रूव हमें क्या करना है, B इज बेसिस, जो हमने सेकंड सेक्शन छोड़ा था, मैंने बताया था आपको सेकंड सेक्शन, B इज बेसिस। अगर B बेसिस प्रूव करना है, दैट इज हमें ये प्रूव करना है कि B जो है वो लीनियर इंडिपेंडेंट है, पहली बात ये प्रूव करनी है। दूसरी बात कि लीनियर स्पैन ऑफ B इक्वल टू V होगा, ठीक है। अब B को लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, कृष्ण तंग मत करना, तो B को लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए हम इसके डिटरमिनेंट, नहीं ये B को लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए हम इसका डिटरमिनेंट निकाल
वन कितना आएगा, ये जीरो जाएगा, जीरो माइनस वन से भी जीरो जीरो, कितना आ रहा है इसका आंसर, माइनस वन आ रहा है ना। बस आपने ये देखना जीरो तो नहीं आ रहा है। क्लियर है? पेपर में क्वेश्चन आता है 2 नंबर का कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो ये जीरो नहीं आया तो पहली बात बी इज लीनियर इंडिपेंडेंट हो गया। अगर बी लीनियर इंडिपेंडेंट हो तो वो बेसिस होता है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आता है ना कि प्रूव दैट दिस इज बेसिस और नॉट, जस्ट यू हैव टू प्रूव दैट इज इंडिपेंडेंट। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो बेसिस होगा, नहीं है तो नहीं होगा। इंडिपेंडेंट के लिए आपका डिटरमिनेंट जीरो नहीं आना चाहिए। अब दूसरी बात ये है इंपॉर्टेंट, अब आपने क्या करना है, लेट यहां से जो इनपुट है वहां से एलिमेंट उठाने हैं। आर क्यूब इनपुट है तो आपने 3 एलिमेंट उठाए, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब। बात समझ आ गई? ये पॉइंट ध्यान देना, यहाँ पे आर स्क्वायर होगा तो 2 ही उठाएंगे एक्स वाई। अब आपने इस एक्स वाई जेड को, इस एक्स वाई जेड को इसके कॉम्बिनेशन में लिखना है अल्फा वन लगा के। ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो हम सेकंड सेक्शन की बात कर रहे हैं वहां पर आ रहा है। जिन्होंने सेकंड सेक्शन पढ़ा होगा उनको आइडिया होगा कि लीनियर कॉम्बिनेशन। जहां नहीं पता लगे पूछ लिया करो, नहीं तो मैं बार बार फिर वही बात है फटाफट पढ़ाता रहूंगा, फिर फायदा कुछ नहीं, आपका भजन सुनने वाली बात होगी। कहीं नहीं पता लग रहा पूछे। मैंने क्या किया, कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हैं, यहां से एलिमेंट उठाया क्योंकि उसने बोला नहीं था कि किसके कॉम्बिनेशन में लिखना है, तो यहाँ आर क्यू में से एलिमेंट उठाया पहले वाले में से, उसको नाम दे दिया एक्स वाई जेड, 3 होंगे और जो आपके बेस के एलिमेंट है उनके साथ अल्फा। यहाँ से अल्फा वन अल्फा टू की वैल्यू निकाल लो, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा एक्स आ जाएगा मेरे पास अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री। इतना तो आपको समझ होगी। अब क्या कर रहा हूँ मैं, पहला पहला एलिमेंट को, दूसरा y की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास अल्फा वन प्लस अल्फा टू, तीसरा z की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास अल्फा वन। बोले जी कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी? इसको नंबर देता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई दिक्कत परेशानी बोले? ठीक है, अब हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री की वैल्यू निकालनी होती है। ऑन सॉल्विंग लिख देता हूं मैं, ऑन सॉल्विंग यहाँ तो हमें क्लियर दिख रहा है। रिपीट क्या करना, कहां से करना, बोलो बोलो जल्दी, नहीं तो एक ही क्वेश्चन। देखो ये क्या कर रहा हूं मैं, एक्स वाई जेड कैसे लिख रहा हूँ, एक्स वाई जेड यहां से उठा रहा हूँ इसको आर क्यू में से, एक्स वाई जेड लिख दिया। ठीक है, ये जो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री एसोसिएट करने हैं ये बी के एलिमेंट के साथ, ये वाले बी के एलिमेंट जो हमने पहले लिख लिए थे, एक के साथ अल्फा वन, दूसरे के साथ अल्फा टू, तीसरे के साथ अल्फा थ्री। आप इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 1 1 1 लिखा है आप इसको यहाँ लिख सकते हो, इसको आगे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है उसका। और फिर आप पहला एलिमेंट देखो, यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है x, और इन सभी का पहला पहला एलिमेंट जैसे अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री पहला एलिमेंट, फिर y दूसरा एलिमेंट। तो इस तरीके से मेरे पास अल्फा वन की वैल्यू आ गई, अल्फा वन की वैल्यू आ गई तो अल्फा टू की भी आ जाएगी। अल्फा वन देखो मेरे पास z आ रहा है, अल्फा टू मेरे पास y माइनस जेड आएगा। अब ये तो भाई कैलकुलेशन होनी चाहिए, अब आपको ये भी नहीं आती तो फिर मुश्किल है। अल्फा थ्री मेरे पास आएगा x माइनस वाई माइनस जेड, है ना, माइनस जेड, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई माइनस टू जेड। अब ये वैल्यू तो आपको आती है, प्लस जेड भी आना था बीच में। अच्छा अच्छा ठीक है प्लस आ रहा था, है ना। तो ये क्या बचेगा मेरे पास, x माइनस वाई, टू नहीं होगा वो प्लस आ जाएगा ना, x माइनस वाई, क्योंकि माइनस में है ना वो, जब उसको ये वाला प्लस आ जाएगा जो भी है, मतलब कैलकुलेशन से y x माइनस वाई आ जाएगा। अब इन वैल्यूज को उठाओ और यहाँ रख दो, मेरे पास आ जाएगा एक्स वाई जेड इक्वल टू अल्फा वन की वैल्यू है z 1 1 1 ऐसे, प्लस अल्फा टू, देखो अल्फा टू की वैल्यू हमने निकाली है कहीं, y माइनस जेड, और साथ में क्या एसोसिएट है 1 1 0, प्लस अल्फा थ्री की वैल्यू है मेरे पास x माइनस वाई 1 0 0। और अगर आपको पेपर में सेकंड सेक्शन में क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट इट इज बेसिस और नॉट, तो आपको इतना सा करना है। सेकंड सेक्शन भी कवर हो रहा है साथ में कि बेसिस है या नहीं है, तो इतना सा कर दो। लीनियर 2 नंबर के लिए आएगा तो इतना सा करना है, लीनियर इंडिपेंडेंट 7 नंबर का आएगा तो ये पूरा करना है बेसिस के लिए।
क्वेश्चन आता है कि आप प्रूव करें कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन में इतना सा लिखना होता है, सिर्फ जस्ट उसको लिखो। और चले हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन बनानी है, इसलिए मुझे टी ऑपरेटर लगाना पड़ेगा साथ। मैं क्या कर रहा हूँ, टी ऑफ एक्स वाई जेड, टी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू जेड टी ऑफ 1 1 1, ये कांस्टेंट को बाहर निकाल देना है, ऐसे टी ऑपरेटर लगा देना है, प्लस वाई माइनस जेड टी ऑफ 1 1 0 प्लस एक्स माइनस वाई टी ऑफ 1 0 0। ये बात समझ आ गई? टी ऑपरेटर लगा दिया ना, यहाँ तक टी नहीं था, इसके आगे अगला काम चल रहा है। एंड फाइनल आंसर के लिए ये देखो, इनकी वैल्यूज आपको दी होगी हर क्वेश्चन। टी ऑफ 1 1 1 इसकी वैल्यू दी है आपको, कितनी दी है, 2,1। फिर y माइनस जेड टी ऑफ 1 0 0 की वैल्यू भी 2,1 प्लस x माइनस वाई, इसकी वैल्यू भी 2,1। तो ये आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी पहले पहले एलिमेंट को इकट्ठा करके। अब क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है तो आप इसको कंबाइन कर लेना, ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। बेसिक्स आइडिया दे रहा हूँ मैं, बार बार बोल रहा हूँ, कोई डाउट है यहाँ पूछिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या हो गया, हैंग हो गया? बोले जी बोले, कोई डाउट है, कोई मन में विचार आ रहे हैं तो पूछे। क्या करना है इस क्वेश्चन में? स्टेप्स 3 ही फॉलो होंगे इस क्वेश्चन में, विकास थोड़ा ध्यान देना। स्टेप्स 3 ही फॉलो होंगे, पहला लीनियर इंडिपेंडेंट, दूसरा कॉम्बिनेशन, पहला लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, दूसरा कॉम्बिनेशन प्रूव करना है, तीसरा टी ऑपरेटर लगाना है। और टी ऑपरेटर लगाने के बाद आपके पास वैल्यू दी होती है उसकी। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। और अगर पेपर सेटर ने पेपर ढंग से डाला होगा तो ये कल और जो आज पढ़ा तो 13.5 नंबर का पेपर आपका यहाँ से बन जाएगा, अगर वो थोड़ा सा ढंग से पेपर डालता है पेपर सेटर तो। ठीक है, हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लास्ट में देखो 2 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा था उसको भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। बोलता है टी सच दैट आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर एज, आपको दिया है टी ऑफ E1 इक्वल टू अल्फा बीटा, टी ऑफ E2 इक्वल टू ए कॉमा बी। आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएं, फॉर्म लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसको फटाफट कर लेते हैं, देखें ये आ भी जाएगा पूरा क्वेश्चन। टी सच दैट आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनानी है जिसमें टी ऑफ E1 इक्वल टू अल्फा बीटा हो, टी ऑफ E2 इक्वल टू ए बी हो। अब यहाँ पे सबसे पहले गिवन में आ गया टी सच दैट आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर एज टी ऑफ E1 इक्वल टू अल्फा बीटा, टी ऑफ E2 इक्वल टू ए कॉमा बी। अब मैंने क्या बताया, पहले क्या लिख रहा होता है, बी बेसिस। और बेसिस क्या होता है बोलेंगे फटाफट, तभी पता लगेगा कि आप लोग सुन भी रहे हैं। बेसिस कैसे लिखेंगे, क्या बताया था मैंने? 1 0 E1 and E2 आएंगे। पहले E1 E2 लिखेंगे, ये इनपुट को पहले हम बेसिस लिखेंगे, फिर उसके बाद जैसे अभिनव ने बताया कि 1 0 स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं, 1 0 और 0 1 ऐसे। आप पहले E1 E2 लिखेंगे फिर उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू। अब हमने B को प्रूव करना है। टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है कि B इज लीनियर इंडिपेंडेंट, सॉरी B इज जो भी है बेसिस, जो है बेसिस प्रूव करना है, पर पहले इसको लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूव कर देते हैं। तो B को लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए डिटरमिनेंट 1 0 0 1 क्लियर दिख रहा है कि ये 1 आएगा एंड व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या बताया मैंने, लेट। अब क्या करना है, यहां से एलिमेंट उठाना है। क्या एलिमेंट उठेगा, x, y बिलोंग्स टू r स्क्वायर, x, y उठेगा ना r स्क्वायर से। अब इस x, y को आपने अल्फा 1 पर अल्फा 1 के साथ क्या लिखना है, ये जो इनपुट है आपकी 1 0 प्लस अल्फा 2 0 1। अब यहां से देखो क्वेश्चन और इजी हो गया, सीधा अल्फा 1 की वैल्यू आ रही है क्योंकि दूसरा तो 0 आ रहा है, और y की वैल्यू आ रही है अल्फा 2। ये तो क्वेश्चन ही कुछ नहीं था, 2 नंबर का तभी डाला था उसने। एक्स वाई आ गया, अल्फा 1 की जगह x लिख दो 1 0, अल्फा 2 की जगह y लिख दो 0 1। टी ऑपरेटर लगा दो, टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू टी ऑफ एक्स कॉमा, एक्स को बाहर निकाल सकते हो, एक्स कॉमा 1 0 वाई
टी ऑफ 0,1। पिछला क्वेश्चन हमने यहाँ तक ही किया ना, अब देखो उसके आगे x टी ऑफ 1 0 क्वेश्चन में दिया होगा इसकी वैल्यू, ये है टी ऑफ E1 मतलब 1 0, कितनी वैल्यू दी है इसने, अल्फा बीटा प्लस y ऑफ a कॉमा b, ऐसे इनकी वैल्यू दी है। पहले पहले एलिमेंट को प्लस कर दो, इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, बन गया अल्फा एक्स प्लस वाई ए कॉमा बीटा एक्स प्लस बी वाई। तो ये आंसर आ गया आपका। दिस इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आप ध्यान रखें, जब भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाए इसमें भी वही रूल फॉलो होगा, कांस्टेंट टर्म प्लस या माइनस में नहीं आएगी। एक्स वाई की वैल्यू पावर जो है वो एक से बड़ी नहीं होगी, एक्स और वाई मल्टीप्लाई में नहीं होंगे। ये भी देखना है लास्ट में आंसर में कि वैसा ही आ रहा है कि नहीं है। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, बोले शाबाश। 5-4 क्वेश्चन है बुक में, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है। अब जैसे मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ, क्वेश्चन दूंगा, आपने करना खुद ही है। आप मुझे बताएंगे कि कैसे होगा ये, क्या हमारा बेसिस रहेगा, क्या हमारा। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि फाइंड टी ऑफ एक्स वाई सच दैट टी सच दैट आर स्क्वायर टू आर क्यूब एज टी ऑफ 2 -5 इक्वल टू -1 2 3 और टी ऑफ 3,4 इक्वल टू 0 1 5। बताए इसमें क्या करना है, करना है इसको ट्राई करना है। आइडिया है क्या करना है। स्टैंडर्ड बेसिस के अंदर क्या एलिमेंट आएंगे जिनको हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट प्रूव करना है, बोले शाबाश। बी क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पहले तो बी चूज करना होता है। तो 1001 हाँ जी सर, यहाँ पे स्टैंड 2, -5 और सर बेटा, 3,4। 1 0 0,1 बोला, बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, उसमें नहीं दिया था। जब नहीं दिया हो तो स्टैंडर्ड करते हैं ये वाले इनपुट। भाई बार बार समझा रहा हूँ, 2, -5 और 3,4 ये है आपका बी, जब आपको दिया है। अब इसी को हमने इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, और जब हमने एलिमेंट उठाने हैं तो देखो एक्स वाई को किसके कॉम्बिनेशन में लिखना है, एक्स कॉमा वाई को। यहाँ अल्फा 1 आ जाएगा, अल्फा 1 इंटू ये वाला पहला वेक्टर, अल्फा 2 इंटू दूसरे वाला वेक्टर। तो बस आगे क्या है, अब अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू निकालो, क्वेश्चन को कर लो। करना भी इसको ट्राई तो करना आप लोग। और आज तक तो ऐसा होता है कि पेपर में जो मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़ा दिए 13.5 नंबर का बन जाता है। बाकी आपकी किस्मत है कि बनेगा या नहीं बनेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और थोड़ा पेपर सेट के ऊपर। अब हमारे पास कुछ रैंक नलिटी थ्योरम भी आती है, कई बच्चों की डिमांड थी कि उसको पढ़े। पहले इसमें कुछ 4 डेफिनेशन आएंगी, वो आपको समझनी है, फिर हम उसके बाद रैंक नलिटी थ्योरम की बात करेंगे। रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए पहले इसको समझेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हमने छोटी क्लास में पढ़ा है फंक्शन एफ ऑफ एक्स सच दैट वाई, पढ़ते थे ना, +1 में शुरू हो जाता है। इसमें आप लोगों को पता होगा कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। कौन बोलेगा, फटाफट बोले, डोमेन क्या है। बोले एफ सच दैट एक्स अप्रोचेस टू वाई में डोमेन किसको बोलते हैं, रेंज किसको बोलते हैं। सर डोमेन विकास, एक्स को रेंज बोलते हैं, एक्स को डोमेन बोलते हैं और वाई को रेंज। और हम y को कैलकुलेट कैसे करते हैं, अगर आपको याद हो तो y को हम ऐसे लिखते थे, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिखते थे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो सेम चीज यहां पर है, सेम चीज, कोई रट्टा नहीं मारना है। होता है इफ v एंड w आर 2 वेक्टर स्पेसेस, ये 2 वेक्टर स्पेसेस है, एंड t सच दैट v टू w इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, t such that v to w is linear transformation, then range of
से डिनोट करेंगे। और देखो अब आप मुझे यहीं से बता दो जो मैंने आपको, इसमें रेंज कौन है, कौन है इसमें रेंज? शाबाश, टी सच दैट वी टू डब्ल्यू में डब्ल्यू रेंज है ना, डब्ल्यू रेंज, शाबाश। डब्ल्यू रेंज है, पर डब्ल्यू को आप कैलकुलेट कैसे करोगे? डब्ल्यू इक्वल टू टी ऑफ वी, याद आई बात? ऐसे लिखते हो ना, डब्ल्यू इक्वल टू टी ऑफ वी। और जैसे बुक में लिखा होगा कि टी ऑफ एक्स सच दैट, अब ये एक्स किसका एलिमेंट होगा? देखो इसको कंपेयर करके, एक्स वी का किसका एलिमेंट लग रहा है आपको? हाँ, वी तो वी का। देखिए ये डेफिनेशन हो गई, कोई रट्टा नहीं मारा, कोई कुछ नहीं मारा, हमें पता लगा था कि रेंज क्या होती है, डब्ल्यू के एलिमेंट को रेंज बोलते हैं। डब्ल्यू देखो, और कैसे होगी टी ऑफ वी। अब वी की जगह मैं जो भी रिपोर्ट करूंगा वो एक्स की होगी, इसकी होगी वी की, तो मेरी रिपोर्ट एक्स है तो ये वी की होगी, इसको हम रेंज बोलते हैं। अब इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट आते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट इज कॉल्ड रैंक। रैंक ऑफ टी क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर ऑफ टी। सिंपल लैंग्वेज में कि रेंज स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स आते हैं, कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, वो उसका रैंक हो जाए। ये एक डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन, तीसरी डेफिनेशन आती है नल स्पेस। नाम से क्लियर है, नल स्पेस ऑफ टी। रेंज स्पेस तो पता लग गया, नल स्पेस ऑफ टी में क्या होगा? नल मतलब जिसमें जीरो सीक्वेंस, जिसको बोलते हैं हम जीरो। तो नल स्पेस ऑफ टी में मैं डेफिनेशन को शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ये पूरी वर्डिंग आपने वैसे ही यूज कर लेनी है। इफ वी एंड डब्ल्यू आर द टू सब वेक्टर स्पेसेस, सारा सिर्फ नल स्पेस को कैसे डिफाइन करेंगे कि टी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो आता जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी, दिस इज द नल स्पेस। मतलब ऐसे वी के एलिमेंट पुट करते जाना है कि आंसर मेरा जीरो आता रहे, उनको हम नल स्पेस बोलते हैं। गॉट इट? उसमें कोई जीरो आए या कुछ आए वो कोई मैटर नहीं करता रेंज स्पेस में, और यहाँ पे नल स्पेस के अंदर वो आएंगे। और नलिटी क्या हुई? नलिटी क्या हुई? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नल स्पेस। अभी क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो आप लोगों ने ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि अभी मैंने भी कॉलेज जाना है, इसीलिए जितना आज पढ़ा दिया इसको पढ़ लेना, शाम को फिर देख लेंगे, तब तक आपने पढ़ लेना इसको। ये चारों चीजें क्लियर हो गई जी। रेंज स्पेस क्या होती है, रैंक क्या होता है, नल स्पेस क्या होता है, नलिटी क्या होती है, इनमें से एक डेफिनेशन मुझे लगता है पेपर में आनी चाहिए 2 नंबर के लिए। रेंज का मतलब कि रेंज कैसे निकालते हैं, और रैंक का मतलब कि उस रेंज के अंदर कितने एलिमेंट आए। नल स्पेस का मतलब कि ऐसे एलिमेंट जिनसे वो जीरो होता रहा, और नलिटी का मतलब कि ऐसे कितने एलिमेंट हैं जिनसे वो जीरो होता गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर मैं भी आपको बुक की लैंग्वेज लगा दे समझाने तब तो आप भी परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा अपने। अब लास्ट ये क्वेश्चन आया था कि आपको प्रूव करना है कि जो रेंज स्पेस होता है वो सब स्पेस होता है। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है ये, एक नल स्पेस जो होता है वो सब स्पेस होता है, एक रेंज स्पेस जो होता है वो सब स्पेस होता है। कोई भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है आपसे, कर लोगे? लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, बोलता है इफ v of f and w of f be vector spaces, then t such that v to w is a linear transformation, then ये and होगा, v to w is a linear transformation, prove that range space of range of t is a subspace। अब भाई सब स्पेस तो आपको पता ही है, सब स्पेस पहले सेक्शन में है, कैसे प्रूव करते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको दिया क्या है उसने, बोलता है टी सच दैट वी टू डब्ल्यू वेक्टर स्पेस दिया है, टी सच दैट वी टू डब्ल्यू एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको रेंज स्पेस की बात की है उसने, रेंज स्पेस मतलब आर ऑफ टी दिया है, आर ऑफ टी क्या होगा, आर ऑफ टी आपके पास आएगा टी ऑफ एक्स कर दो सच दैट एक्स बिलोंग्स टू वी, ये दिया है, ऐसा सेट दिया है जिसके पास ऐसे एलिमेंट हैं जो वी से उठाए जाते हैं। आपको ये प्रूव करना है, इसको वाई भी लिख सकते हो, आपको जो भी आउटपुट आएगी, आपको ये प्रूव करना है कि ये एक सब स्पेस है।
तो सब स्पेस प्रूव करने के लिए आपको याद होगा कि क्या करते हैं, आर ऑफ टी को सब स्पेस प्रूव करना है तो क्या करेंगे, शाबाश जल्दी बताएं। टू प्रूव आर ऑफ टी इज सब स्पेस, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है 7.5 नंबर का ये। आर ऑफ टी एक सब स्पेस है तो क्या होगा, आता है किसी को प्रूव करना सब स्पेस, पहले सेक्शन में है। सर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई वाली प्रॉपर्टी, फिर उसको थ्योरम। अल्फा एक्स हाँ, वाई बिलोंग्स टू आर। तब है हमने क्या करना होता है कि दो एलिमेंट यहाँ से उठाने होते हैं और उनको अल्फा और बीटा के साथ मल्टीप्लाई करके इसी में शो कर देना है कि इसी के अंदर है वो एलिमेंट, बस ये काम करना होता है हमें, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, लेट दो एलिमेंट उठाए y1 y2 बिलोंग्स टू r ऑफ t। अब मेरे पास भाई y1 और y2 r ऑफ t से आ रहे हैं, तो y1 की जो शक्ल होगी वो होगी t ऑफ x1 टाइप वेयर x1 वीक एलिमेंट होगा, और y2 की शक्ल होगी t ऑफ x2 टाइप वेयर x2 जो है वो भी वीक एलिमेंट होगा। यही नहीं लिखा, देखो ये y जैसा भी आप उठाओ, दो एलिमेंट अल्फा बीटा लिखाने हैं, अल्फा बीटा बिलोंग करने हैं फील्ड से। अब आपने क्या करना है, अल्फा y1 प्लस बीटा y2 लेकर चलना है, अल्फा y1 प्लस बीटा y2 लेकर चलना है, और हमने ये शो कर देना है कि जो इसका आंसर है उसकी शक्ल भी ऐसी है, बस। अल्फा y1 प्लस बीटा y2, अल्फा y1 की जगह y1 लिख दिया, y1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी t ऑफ x1 बीटा t ऑफ x2, समझाई बात, शॉर्टकट बता रहा हूँ। अब क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन दी है तो आप इसको अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, ऐसे हो गया। और अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन है तो आप इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा के इसको अंदर कंबाइन कर सकते हैं, उल्टा लगा रहे हैं हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो मैंने अल्फा y1 प्लस बीटा y2 लिया और उसको मैंने लिख दिया कि t ऑफ की शक्ल में आ गया, देखो मैंने ये चीज ली है और इसको मैंने प्रूव कर दिया कि t ऑफ की शक्ल में आ गया, इसका मतलब ये रेंज स्पेस में बिलोंग कर रहा है, तो ये सब स्पेस हो गया। अब देखो 7.5 नंबर में क्या था इसमें, कोई डाउट? आज शाम के लिए यही क्वेश्चन पढ़े, मैक्सिमम मैंने करवा दिए हैं, बस एक आधा ट्राई करना पड़ेगा आपको, रात को हम शाम को रैंक एनालिटिक्स पढ़ लेंगे और आपका फिर